गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9 में जो हमारा नया टॉपिक है वो है प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण इसमें ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बात की थी आपसे, तो वहाँ पर डिटेल नहीं आई थी कि क्या क्या डिटेल्स इसकी होती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे और ये हमारा अवकलन का लास्ट टॉपिक है बेसिक का। उसके बाद ये अवकलन हम बुक के हिसाब से शुरू करेंगे, जो आपकी प्रश्नावली है उसी हिसाब से शुरू की जाएगी। अब इसमें क्या टॉपिक है पहले इसको समझ लें। और लास्ट वीडियो जो हमारा था नंबर 8, उसमें हमने स्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ा था। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो इसमें भी यही काम करना है। इसको हम समझ लेते हैं। लास्ट में मैं इसके भी कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा और वो आप करके फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे ग्रुप में बता देंगे। अब देखिए, ये प्राचलिक समीकरण यानी पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। ये क्या चीज़ है, किस तरह से इसमें यूज़ होता है कि अभी तक जो आपने काम किया था वो तो स्पष्ट फलन था, जैसे y बराबर e की पावर x आ गया, y बराबर sin x आ गया, y बराबर cos x आ गया, कुछ भी ये स्पष्ट है सभी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें से आप लॉग को ये x और y को आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अस्पष्ट फलन था। इसके बारे में लेक्चर नंबर 8 में बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं ऐसी कंडीशन पर कि अगर x और y दोनों, ये दोनों चर x और y दोनों चर यदि किसी अन्य चर पर डिपेंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको दे दिया x बराबर 280 और y बराबर 80²। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि x बराबर 280 और y बराबर 80²। ये हो गया, तो x t पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर y t पर डिपेंड कर रहा है। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि आप dy by dx निकालिए। ठीक है, अब dy by dx का मतलब आपको सबको पता है अब कि क्या मीन्स है कि y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो y तो चला गया अलग फलन के रूप में और x चला गया अलग फलन के रूप में, ये तो दोनों मिक्स ही नहीं है जरा सी भी। तो देखिए एक चीज़ कॉमन आ रही है कि x t पर डिपेंड है और y भी t पर डिपेंड है। यानी अगर x और y दोनों किसी एक अन्य चर पर डिपेंड होते हैं, अन्य चर कुछ भी हो सकता है, t भी आ सकता है, थीटा भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। तो अगर x और y किसी अन्य चर पर डिपेंड हो जाते हैं तो इस तरह का ये जो t बनता है, ये जो नया चर आया t, इसे हम कहते हैं प्राचल। ठीक है, इसे हम कहेंगे प्राचल। और इनसे बनने वाली समीकरण को हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है यहाँ तक। अब करना क्या है, निकालना आपको वही है कि भाई dy by dx निकालिए। अब dy by dx निकालने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन करते हैं, मान लीजिए इसको नंबर 1 डाल देते हैं और समीकरण 1 का x t के सापेक्ष, ये x है लेकिन अब यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन होगा। तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या वैल्यू आती है देखिए, dx अपॉन dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, इसको ऐसे छोड़ दिया, t का t के सापेक्ष होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर बनता है, 1 को लगाने की जरूरत है नहीं, इसको यही छोड़ दिया और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इधर आ जाइए, y का भी फलन t के सापेक्ष डिपेंड कर रहा है या t पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखते हैं y बराबर 80², ये हमें दिया हुआ है, इसको नंबर डाल देते हैं 3 और फिर लिख देते हैं समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करिए इसका, तो क्या वैल्यू मिलती है, इसमें हमें वैल्यू मिलती है dy अपॉन dt, तो क्या t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, a कांस्टेंट है, a को ऐसे चीज लिख दिया। उसके बाद देखिए t² का करता है, जैसे x² का होता था तो x² का 2x होता था, है ना, तो t² का क्या हो जाएगा 2t, x² का होता था 2x, तो t² का क्या हो जाएगा 2t, x की जगह पे t चल रहा है। अब इसको डाल दीजिए नंबर 4। अब देखिए ध्यान से, हमें करना क्या है, आंसर क्या निकालना है। क्वेश्चन आपसे स्पष्ट बोलेगा कि आप dy by dx निकालिए, dy by dx निकालना है। तो dy तो इसमें आ रहा है और dx इसमें आ रहा है, तो मीन्स समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 3 का भाग दे,
भाग देने पर तो देखिए क्या आता है, dy/dt चल रहा है ना समीकरण 4 में, और समीकरण 3 में क्या चल रहा है, dx/dt चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? LHS में LHS का भाग लगेगा, तो dy/dt को ऊपर लिख दिया, dx/dt को नीचे लिख दिया, और इसकी वैल्यू है 2at, यहाँ से 2at आ रहा है, और यहाँ से क्या आया 2a को यहाँ रख दिया। अब 2a से 2a कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ से तो बच गया t, 2a से 2a कैंसिल हो गया, केवल t बचा। अब इधर देखिए, ये dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा, और बच क्या जाता है केवल dy/dx, और आंसर आ गया। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ये लास्ट आंसर होगा। तो dy/dx निकालना है, हर क्वेश्चन पे आपको इसमें dy/dx ही निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या रही है कि x t के सापेक्ष है, y भी t के सापेक्ष है, यानी अगर x और y किसी अन्य चर के सापेक्ष प्रेजेंट किए जाएं यहाँ पर, तो इस तरह की सिचुएशन को, यानी यहाँ पर जो t आया है, नया चर आया है, उस चर को कहते हैं प्राचल। और इस प्रकार की जो कंडीशन हमको दी जाती हैं, जो समीकरणें दी जाती हैं, उनको कह देते हैं प्राचलिक समीकरण। ठीक है, तो ये आपका एक नया टॉपिक शुरू हुआ, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इसमें मिस्टेक हो गई है, समीकरण 2 का भाग देना है, वो 3 लिख दिया है, इसको 2 करिए, ठीक है ना, ये वाला डिवाइड ये वाला कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 है, वहाँ गलती से मैंने 3 लिख दिया था, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। dy/dt में dx/dt का भाग लगाना है, तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देना है। ठीक है, ये आंसर सेम है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, अब सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा है ना, अभी मैंने बोला था ना कि t के सापेक्ष भी हो सकता है, थीटा के सापेक्ष भी हो सकता है, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, तब थीटा बराबर π/2 पे dy/dx ज्ञात करिए। तो थीटा बराबर π/2 पे आपको ज्ञात करना है, तो पहले आप dy/dx निकाल लेंगे, उसके बाद जहाँ पर भी थीटा आया है उसकी जगह पर π/2 रख देंगे, और फिर सॉल्व कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा पहचान के लिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को, कि यहाँ पर जो x है वो थीटा के सापेक्ष दिया गया है, यहाँ पर जो y है वो भी थीटा के सापेक्ष दिया गया है, तो एक नया चर आ गया थीटा, तो y और x दोनों के दोनों थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो ये प्राचलिक समीकरण है, और प्राचल है यहाँ पर थीटा। तो सबसे पहले हम लेते हैं, हमें दिया है x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा। अब नंबर 1 डाल दिया इसको, और इसका x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, तो यहाँ आ जाता है dx/d बराबर, a कांस्टेंट है, a ऐसे ही चलेगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे 1 आएगा, और साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, इसका नंबर 2 डाल देते हैं। उसके बाद तथा ये भी दिया हुआ है y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, ये नंबर 3 डाल देते हैं, और इसका भी अवकलन कर दिया थीटा के सापेक्ष, तो dy/d बराबर a कांस्टेंट है, 1 0 होगा, है ना, कांस्टेंट है, 1 का 0 होगा, ये माइनस है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस तो पहले से लगा हुआ है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और आ जाएगा, तो ये बन गया प्लस का साइन थीटा, ये नंबर 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये dx/d आ रहा है, ये dy/dt आ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, dy/dx निकालिए, तो आप समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे। अब देखिए क्या होता है, dy/d ऊपर चलेगा, और dx/d यहाँ नीचे चल रहा है। अब क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू लीजिए, a sin थीटा, और यहाँ पर समीकरण 2 में आ रहा है a और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, a से ये कैंसिल हो रहा है, a से ये कैंसिल करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज हो रहा है, ये इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू
ए से ए कैंसिल हुआ, साइन थीटा है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा के बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अब इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ। साइन थीटा है, हाफ थीटा के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला बनता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके क्लियर। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है, एक कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया साइन, नीचे बच गया कॉस। तो ये वैल्यू मिलती है हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी ये लास्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर dy बाई डी एक्स निकालिए, यानी थीटा की जगह पर आपको पाई बाई 2 रखना है। तो इसको लिखने का, इसको डिनोट करने का तरीका रहता है, ऐसे लिख देंगे कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यानी dy बाई डी एक्स तो आ ही रहा है, लेकिन dy बाई डी एक्स आप कब निकाल रहे हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो थीटा के प्लेस पे पाई बाई 2 रख देंगे और ये वैल्यू बनती है 10, थीटा की जगह पर पाई बाई 2 रख दिया तो पाई बाई 2, और पाई ये 2 नीचे चल रहा है। देखिए थीटा की जगह पर पाई बाई 2 रख दिया, अपॉन में 2 चल रहा है तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब ये बन जाता है 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, 10 45 डिग्री के माने 1 होता है। तो ये आंसर इसका हो जाता है कि dy बाई डी एक्स और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर हमारा dy बाई डी एक्स बनता है 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1 अपॉन टी, x4 प्लस वाई 4, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये सिद्ध करना है। तो अब देखिए ये कंडीशन सेम है, वही प्राचलिक समीकरण आ रही है, क्योंकि x और y दोनों के दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पर भी x और y दोनों t पर डिपेंड कर रहे हैं। तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हल करने का, कि जो हमें दिया हुआ है वो ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, वर्क करने पर तो वर्क करने पर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, दोनों तरफ बन रहा है। तो देखिए a स्क्वायर मतलब x की पावर 4, b स्क्वायर मतलब y की पावर 4, तो a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b। सेम कंडीशन यहाँ भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस 2a और b, है ना, t आ गया, इनटू में 1 बाई टी हो गया। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे डायरेक्ट कर लेते हैं। चलो, ये एक इक्वेशन हमें दी हुई कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ पर रख सकते हैं इस मान को, है ना। इसकी जगह पर आप वो वैल्यू डाल देते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और माइनस 2 हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, केवल 2 बच गया। अब ये जो टी स्क्वायर है ये इसको कैंसिल कर रहा है, 1 अपॉन टी स्क्वायर है ये इसको कैंसिल कर रहा है, बचता क्या है, तो यहाँ बच जाता है 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2, ये माइनस 2, ठीक है। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ से आ रहा है और इक्वल टू में माइनस 2 चल रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, यहाँ हमने कोई इक्वेशन यूज नहीं की है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसका अवकलन करना है ना, सिंपल इसका अवकलन करिए, तो ये u टू v बन रहा है, u टू v से या लिख देते हैं पहले समीकरण एक का x के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो वैल्यू क्या मिलती है, u टू v से कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया पहले, कांस्टेंट मान लिया, वाई स्क्वायर को करेंगे 2y dy बाई डी एक्स,
सही है। वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y आएगा और वाई का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, कांस्टेंट मान लिया, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा और इक्वल टू -1 कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक, अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या क्या आया? 2 कॉमन आ रहा है, एक ये पक्ष बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है ना, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया हमारे पास? यहाँ से बच गया x dy बाई डी एक्स, यहाँ से बच गया y और इक्वल टू 0। इसको हटा के उधर भेज दिया, ये 0 हो गया, ये लास्ट आंसर बच गया x dy बाई डी एक्स प्लस y और इक्वल टू 0। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट देखिए, अगला टॉपिक हम इसी में ले रहे हैं, इसी से मिलता जुलता टॉपिक है और टॉपिक का नाम है एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अभी आप प्राचल समीकरण पढ़ चुके हैं। प्राचल समीकरण के अंदर x या y जो भी कोई चर है वो किसी तीसरे चर के ऊपर डिपेंड करता है ना, लेकिन यहाँ पर तीसरा चर नहीं आएगा। यहाँ क्या कंडीशन आ रही है कि कोई फलन दिया गया, कोई एक फलन है और वो फलन खुद दूसरे फलन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो सवाल मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये अपनी जो 12वीं की बुक में है इस तरह का एक भी सवाल नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक इससे रिलेटेड है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये टॉपिक अलग है इसलिए नंबर 1 से ही चालू कर रहे हैं कि e की पावर 10x का sin x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब देखें कि अगर ये सवाल है तो इसमें x आया, इसमें भी x आया, y तो कहीं आया ही नहीं। फलन हमेशा y के बराबर ही लेके चलना होता है, नॉर्मली ऐसा बाय डिफॉल्ट लेते हैं। तो ये भी y के बराबर हो जाएगा और ये भी y के बराबर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा कि भाई दोनों चीज़ें y के बराबर थोड़ी, ये दोनों चीज़ें सेम थोड़ी जो हम y के बराबर मान लें। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना y इक्वल टू ई की पावर 10x, ये तो हमने y के बराबर मान लिया और ये हम मान लेते हैं z के बराबर, z बराबर sin x। ठीक है, इसको शो करने का तरीका हो गया ये कि y बराबर ई की पावर 10x और z बराबर sin x। अब क्वेश्चन पढ़े, e की पावर 10x का sin x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी किसके सापेक्ष करना है? sin x के सापेक्ष करना है। किसका अवकलन करना है? e की पावर 10x का करना है। तो जो सापेक्ष होता है वो हमेशा नीचे जाता है। y का x के सापेक्ष करते हैं तो आपको यही तो मिलता है कि dy बाई डी एक्स है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, y का अवकलन करना है और x के सापेक्ष करना है, तो जो सापेक्ष वाला है वो नीचे होता है। तो वही कंडीशन यहाँ भी आ रही है कि जिसके सापेक्ष है, जिस फलन के साथ में सापेक्ष वर्ड जुड़ा हुआ है वो फलन नीचे रहेगा। ठीक है, और जिसका अवकलन, जिसके साथ में का वर्ड जुड़ा हुआ है वो हमेशा ऊपर रहेगा। तरीका वही है पिछले वाला, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस का आपको याद रखना है कि यहाँ पर का वर्ड का प्रयोग होगा और यहाँ पर के सापेक्ष का प्रयोग होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी का लॉजिक वही है। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं और अवकलन करिए इसका। तो देखिए किसके सापेक्ष होगा, यहाँ पर फिलहाल अभी समीकरण नंबर 1 की बात हो रही है, तो y का भी x के सापेक्ष होगा और z का भी x के सापेक्ष होगा। ठीक है, बाद में इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो इसका अवकलन करते हैं हम dy बाई डी एक्स बराबर e की पावर x, श्रृंखला नियम बन रहा है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। ठीक है, e की पावर x का e की पावर x होता है। फिर 10x का क्या होता है, 10x का sec स्क्वायर x होता है ना। ये रूल याद होंगे आपको, सारे फॉर्मूले वगैरह। इसको नंबर 2 डाल दें। अब इधर आ जाओ, दोबारा से दिया हुआ है z बराबर sin x, ये नंबर 3 ले लेते हैं और इसका अवकलन कर देते हैं, ये भी x के सापेक्ष ही हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे dz अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का cos x, ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का मान तो ये आया और dz अपॉन डी एक्स का मान ये आया। अब क्या करना है आपको, पिछले वाले क्वेश्चन पे क्या किया था हमने, आपने ये देखा था कि पिछले वाले क्वेश्चन की अगर लाइन आपको याद होती है तो समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 2 का भाग दिया था, यही हो रहा था, हर सवाल पे यही हो रहा था। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
अब ये वर्ड काम करते हैं, इसका अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? e की पावर 10x का, मतलब y का। e की पावर 10x को हम y मान रहे हैं, तो e की पावर 10x का यानी y का तो अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? z के सापेक्ष करना है। साइन x को क्या मान रखा है? z। तो हम यही तो कह सकते हैं कि y का अवकलन करना है z के सापेक्ष। अब अगर आप y का अवकलन करते हैं z के सापेक्ष, तो उसको लिखने का तरीका यही तो होगा, dy बाई dz, यही होगा ना, y का अवकलन z के सापेक्ष, यही कंडीशन है। तो अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो आपको कौन सी समीकरण में किसका भाग देना है? देखिए अब यहाँ ध्यान से, dy में dz का भाग देना है, मतलब यही हुआ ना कि dy बाई y का अवकलन करना है, z के सापेक्ष करना है। तो dy हमको ऊपर चाहिए, dz हमें नीचे चाहिए, तो dy ऊपर आना चाहिए, dz नीचे आना चाहिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग होगा। पिछली वाली कंडीशन से उल्टा हो गया क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग, इसका भाग दे दिया, तो वैल्यू क्या मिल रही है? dy बाई dz, तो dy बाई dx अपॉन में dz अपॉन dx। अब dy बाई dx की वैल्यू क्या थी? e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या था? cos x, cos x हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, इसको हम लिख देंगे dy अपॉन dz। ये जो cos x है, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, और इसको लिख देते हैं e की पावर 10x, cos ऊपर गया सेक में ऐड हो जाएगा, तो सेक क्यूब x, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नंबर सेकंड इसी टॉपिक का। अब इसको ध्यान से पढ़िए, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है। ए की पावर साइन इनवर्स x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकलन ज्ञात कीजिए। अभी कई बच्चों को तो ये लग रहा होगा कि भाई जो दोनों क्वेश्चन है वो सेम है, सेम नहीं है। ध्यान से देखें एक बार, यहाँ पर पहले का था आगे वाले में, फिर सापेक्ष था, ये उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सा फलन पहले है, कौन सा फलन बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि सापेक्ष वर्ड किसके साथ यूज़ किया गया और का वर्ड किसके साथ यूज़ किया गया, ठीक है। का वाला हमेशा ऊपर होता है और सापेक्ष वाला हमेशा नीचे होता है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना y बराबर ए की पावर साइन इनवर्स x, मानने में कोई आपत्ति नहीं है, चाहे आप इसको y मान लें या इसको y मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो y बराबर ए साइन इनवर्स x हो गया, नंबर 1 डाल दिया, अवकलन करिए इसका। तो y का फलन x के सापेक्ष चल रहा है, तो हम इसका अवकलन करते हैं, dy बाई dx होगा a की पावर x। देखिए ध्यान से, a की पावर x है ना, श्रृंखला नियम बन रहा है दोबारा। a की पावर x का मतलब क्या होता है? a की पावर x का अवकलन करेंगे, a की पावर x का होता है a की पावर x log a, ठीक है। ये तो a की पावर x का हो गया। फिर साइन इनवर्स x का होगा, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। अब इधर आ जाए, फिर मान लिया माना z बराबर साइन इनवर्स x, ये नंबर 3 है, इसका अवकलन कर दिया dz अपॉन dx, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष करना है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अब आप देखें कि आपको करना क्या है, कौन से वर्ड को तो ऊपर रखना है या कौन से फलन को ऊपर रखना है, कौन से फलन को नीचे रखना है। सापेक्ष वाला हमेशा नीचे जाता है, ये बात अभी मैंने बताई है। अगर सापेक्ष वाला नीचे जाता है, इसका मतलब ये जो y है ये नीचे होना चाहिए, और का जिसका अवकलन हो रहा है वो ऊपर होता है, तो ये ऊपर जाएगा, मतलब z ऊपर जाएगा। तो वैल्यू क्या मिल रही है? वैल्यू मिली dz अपॉन dy, यही तो होगा, dz अपॉन dy। क्यों होगा? क्योंकि आप z का अवकलन कर रहे हैं, इसको आपने z माना है, z का अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। देखिए वही लैंग्वेज बन रही है,
कि जेड का अवकलन कर रहे हैं वाई के सापेक्ष, हो गया ना। तो ये सेम चीज़ हमको यूज़ करनी है। अब बताइए हम किस में किसका भाग देंगे। अगर डी जेड आपको ऊपर चाहिए तो डी जेड ऊपर होना चाहिए, मतलब समीकरण 4 में किसका भाग दे देंगे, समीकरण 2 का भाग दे देंगे। तो समीकरण 4 में समीकरण 2 का भाग देंगे, ठीक है। अब 4 वाले को ऊपर रखना है तो इसको लिख देंगे डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है ए साइन इनवर्स एक्स, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर लॉग ए आ गया, फिर अंडर ये 1 अपॉन में आ रहा है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन जो है यहाँ पर अभी तो फिलहाल ऐसे ले लेते हैं, फिर इनको हम कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इसमें भी एलसीएम में आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें भी आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचता क्या है यहाँ से, ये तो आ गया डी जेड अपॉन डी वाई और यहाँ क्या मिलेगा, ऊपर से तो बचा 1 और नीचे क्या बचा ए साइन इनवर्स एक्स और लॉग ए, ये आंसर होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। अब इसके अंदर आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड के पर्पज से केवल ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं कि सापेक्ष और का। अगर सापेक्ष वर्ड पीछे आ गया या आगे आ गया उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम अवकलन करते हैं तो सापेक्ष वाला नीचे होता है और का वाला ऊपर होता है, ठीक है। आप चाहे कोई भी मान रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आपने ये फलन मान लिया कि वाई मान लिया, जेड मान लिया या कुछ और मान लिया आपने, जो आपकी मर्जी करे वो माने, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी। तो मैंने आपको 2 सवाल बताए हैं, एक में का को आगे रखा है और एक में सापेक्ष वाले को आगे रखा है, ठीक है। तो ये 2 टाइप बनते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन इसी का ही कि tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, दोबारा वही बात रिपीट हो रही है। अब ये का है, ये सापेक्ष है, क्या मीन्स हुआ, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर रहेगा, है ना। तो हम इसको पहले कोई फलन मान लेते हैं कि माना y बराबर tan इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में चल रहा है। अब देखिए, अब आप याद करिए ये कैसे होगा भाई, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्या हम डायरेक्ट इसका सिंपल अवकलन कर सकते हैं? अगर इसका सिंपल अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये होगा u अपॉन v में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक रूपांतरण विधि बताई थी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, हम टॉपिक में बात कर चुके हैं इसकी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना x बराबर tan थीटा, सही है, x बराबर tan थीटा रख देंगे। जब x बराबर tan थीटा रखते हैं तो y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, सही है। अब 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो रहा है, किसका फार्मूला बना ये? फार्मूले याद कर लेना जिन भी बच्चों ने याद नहीं किए हैं, नहीं तो ये कई जगह गड़बड़ कर जाते हैं, और जिनको याद है उनके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। tan से ही tan कैंसिल हो जाता है, बचता है 2 थीटा, तो y बराबर 2 थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू वापस रखिए, अब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसमें वैल्यू डालते हैं ये बनता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। इसको डाल दीजिए नंबर 1। ये बात समझ में आ गई ना, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x आ रहा है, क्यों आ रहा है इसकी डिटेल हम पहले कर चुके हैं। इसका अवकलन कर दिया तो यहाँ कर देते हैं इसको, ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये नंबर 2, ठीक है ना। यहाँ तक का प्रोसेस ये रूपांतरण विधि द्वारा अवकलन किया गया है, या हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों द्वारा अवकलन है, वही कंडीशन है। अब आ जाइए इसके लिए,
तो यहाँ मान लेते हैं, माना z बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोबारा वही फॉर्मूला बन रहा है, तो हम x की जगह पर tan थीटा रख देते हैं, तो ये वैल्यू बन जाती है वो z इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ आएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है, याद आ रहा होगा, इसका है साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो z इक्वल टू 2 थीटा आया। फिर वही वापस थीटा की वैल्यू रखिए, जब आप थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो z इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये नंबर डाल दें, नंबर 3। तो समीकरण 3 का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो वैल्यू मिलती है dz अपॉन dx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, अभी आंसर थोड़े आया, अभी क्या करेंगे आप, इसका का वर्ड लगा हुआ है, इसके सापेक्ष क्या मीन्स हुआ, इस वाले को आपने माना है y और इस वाले को आपने माना है z, यानी y का z के सापेक्ष अवकलन निकालिए, y का z के सापेक्ष, तो y का z के सापेक्ष आएगा तो उसका जो डिनोशन होगा वो ऐसे ही तो होगा। जब आप उसको डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, dy अपॉन dz करेंगे, सही है। dy अपॉन dz का मतलब जो y वाला पोर्शन है वो तो ऊपर रहेगा और z वाला पोर्शन है वो नीचे रहेगा, तो समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग होगा। क्लियर, समझ में आ रही है ना बात? ये मत याद रख लेना कि 4 में 2 का ही लगता है हमेशा, या 2 में 4 का ही लगता है, डिपेंड करता है का कहाँ पे लगा हुआ है, सापेक्ष कहाँ पे लगा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देते हैं, तो समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देते हैं, ठीक है, इसको भाग दे देते हैं, तो वैल्यू यहाँ मिलती है dy अपॉन dx अपॉन में dz अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसी में कट जाएंगे, और क्या बचा dy अपॉन dz इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर, और ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया।